Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2005 में आई हुई स्लैशर मूवी हाउस ऑफ वैक्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 27% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है एक औरत को दिखाते हुए जिसका नाम ट्रूडी सिंक्लेयर होता है, जो वैक्स से स्कल्पचर को बना रही होती है 1974 में, और वहाँ उसका बेटा भी हमको ब्रेकफास्ट करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हमको एक और बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है जब उसको एक कुर्सी पे जबरदस्ती बिठाया जा रहा होता है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ कार्ली अपनी दोस्त पेज से बात कर रही होती है। उन दोनों का कॉन्वर्सेशन डिस्टर्ब हो जाता है जब कार्ली का बॉयफ्रेंड वेड वहाँ पर आता है। पेज भी जल्दी से अपने आप को वहाँ से एक्सक्यूज करती है और अपने बॉयफ्रेंड ब्लेक के पास आ जाती है। तुरंत बाद ही वहाँ कार्ली का ट्विन ब्रदर निक भी आता है अपने दोस्त डाल्टन के साथ, और वो सब साथ में मिलके सारे एक फुटबॉल गेम को देखने के लिए जाने वाले होते हैं। काफी अंधेरा हो गया होता है रास्ते में, तो वो लोग को आगे का नहीं दिखाई दे रहा होता है और वो लोग वहीं रुक के कैंप करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग अपना आगे का रास्ता अगले दिन शुरू करेंगे ऐसा अग्री करते हैं और अपना टेंट लगाने लगते हैं। कार्ली पेज को एडवाइस करती है कि उसको ब्लेक को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए, और पेज प्रॉमिस करती है कि जब एक बार वो खुद कंफर्म हो जाएगी तो वो ब्लेक को इस बारे में बता देगी। उनको कुछ गंदी सी स्मेल आने लगती है, मगर कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है। उनके सेटल हो जाने के थोड़ी देर के बाद ही एक अजीब सी गाड़ी वहाँ आती है और उन पे लाइट मारने लगती है, जिसकी वजह से उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। ब्लेक उस आदमी को वहाँ से जाने को बोलता है, मगर उसको उल्टा इग्नोर कर दिया जाता है। जिसके बाद निक उठता है और एक बॉटल फेंकता है, जिसकी वजह से गाड़ी का राइट साइड वाला हेडलाइट टूट जाता है। जिसके बाद वो ट्रक अपने आप ही पीछे होने लगती है। उस रात उनको उनके मर्जी के बिना रिकॉर्ड होता हुआ हमें दिखाई दिया जाता है। कार्ली को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसकी नींद खुलती है और वो वेड को अपने साथ चलने के लिए बोलने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। कार्ली टेंट के बाहर आती है चेक करने के लिए, और वो अचानक से डर जाती है वेड को अपने पीछे देख के। उसके बाद वो दोनों अपने टेंट के अंदर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह ब्लेक सबको उठाने की कोशिश करता है जिससे कि वो लोग उस मैच को मिस ना करें। वेड जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसको मालूम चलता है कि उसका नया फैन बेल्ट जो है वो कटा हुआ है। कार्ली और पेज बाहर ही होते हैं जब उनको दोबारा से वही गंदी सी स्मेल आती है, और कार्ली डिसाइड करती है कि उसको वो जाके चेक करेगी, और पेज भी उसके साथ जाती है। अचानक कार्ली ट्रिप हो जाती है एक बड़े से गड्ढे के अंदर जाके वो गिरती है, जिसमें बहुत सारे रोड किल्स पड़े हुए होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है कि तभी उसको एक इंसान का हाथ वहाँ पे रोड किल के पाइल के बीच में पड़ा हुआ दिखाई देता है, और वो ये देख के और भी ज्यादा डर जाती है। वेड बाकी लोगों के साथ जल्दी से उसकी मदद करने के लिए वहाँ आता है कि तभी एक ट्रक रोड किल्स के सारे सामान को लेके वहाँ पे पार्क होती है। एक आदमी बाहर आता है और उसका नाम लेस्टर है, और वो तुरंत ट्रक का बूट खोलने लगता है जिससे कि वहाँ पे जो फ्रेश रोड किल्स है वो उसको वहाँ फेंक सके। कार्ली लेस्टर को उस हाथ के बारे में भी बोलती है, जिसके बाद लेस्टर वहाँ जाके उस हाथ को निकाल के दिखाता है कि वो एक आर्टिफिशियल हाथ है जो उसको दिखाई दिया था रोड के साइड में पड़ा हुआ कुछ हफ्ते पहले। आगे वेड लेस्टर को पूछता है कि उसको नया फैन बेल्ट कहाँ पे मिलेगा, और लेस्टर उसको एक जगह बताता है जो वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ब्लेक बोलता है कि वो लोग पहले फैन बेल्ट को लेकर आएंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। जिसपे वेड हिचकिचा के बोलता है कि वो अपनी गाड़ी को वहाँ नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको पिछले रात वाला वहाँ आदमी आ जाए इस बात का डर है। वो आगे ये भी बोलता है कि वो अपने गाड़ी के पास ही रुकेगा और ब्लेक उसके लिए जाके नया फैन बेल्ट ले आए। कार्ली वेड के साथ ही जाने का बोलती है। लेस्टर वेड और कार्ली को पास के टाउन एम्ब्रोज में लेके जाने का ऑफर करता है, जहाँ से वो लोग नया फैन बेल्ट खरीद सकते हैं। निक अपनी शर्ट चेंज करने के लिए कार्ली को देता है और बाकी सारे वहाँ से निकल जाते हैं। वेड और कार्ली लेस्टर के बिहेवियर से अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। रास्ते में जाते समय वो लोग फाइनली एक टाउन में आते हैं, मगर उनको वहाँ कोई मिलता नहीं। एक पेट्रोल पंप पे आते हैं वो लोग, मगर वहाँ भी उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा होता। देख के लगता है कि वहाँ कोई रह ही नहीं रहा। कार्ली को पेज का कॉल आता है और वो लोग वापस आ रहे हैं ऐसा वो बता रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। जब वो दोनों एम्ब्रोज की सड़क पे ही होते हैं तब वेड को ऐसा फील आता है कि कोई उनको देख रहा है, और वो जैसे ही मुड़ता है तो उसको एक खिड़की में कोई देखता हुआ दिखाई भी देता है। वो इंसान तुरंत पर्दे को बंद कर देता है जैसे ही वो रियलाइज करता है कि वेड ने उसको देख लिया है। वो लोग वहाँ थोड़ा और घूमते हैं, जिसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो लोग पेट्रोल पंप के ओनर के बारे में जाके पूछेंगे। उनको एक आदमी मिलता है जो उनसे काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा होता है, जो असल में पेट्रोल पंप का ओनर होता है, जिसका नाम होता है बो सिंक्लेयर। थोड़ी देर बाद वो वहाँ वापस आके अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी भी मांगता है,
और उनको 30 मिनट के लिए इंतजार करने को बोलता है, जिससे कि वो जो काम ऑलरेडी कर रहा है उसको वो पूरा कर सके। उनको वो पेट्रोल पंप पे उसका वेट करने को बोलता है। वेड और कार्ली एक बिल्डिंग के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, जिसका नाम होता है हाउस ऑफ वैक्स। वो असल में एक वैक्स म्यूजियम होता है। वो लोग बिल्डिंग में आसपास देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि वहाँ की सारी चीजें वैक्स से बनी हुई हैं एक्सेप्ट फॉर द डॉग। कार्ली को एक डरावना सा फिगर उसकी तरफ देखते हुए दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वेड जाता है बिल्डिंग के पीछे के साइड चेक करने के लिए और कार्ली काफी ज्यादा डरी हुई होती है और बोलती है कि उनको वहाँ से तुरंत जाना चाहिए। ब्लेक और बाकी वापस आते हैं कैंप साइट पे और वो अपनी गाड़ी की चाबी डाल्टन को देता है, जिसे डाल्टन और निक साथ में चले जाएं और कार्ली और वेड को पिक कर सके। वेड और कार्ली वापस से पेट्रोल पंप पे आके बो के आने का वेट करने लग जाते हैं। काफी वेट करने के बाद वेड फैन बेल्ट को लेने का खुद ही डिसाइड करता है, मगर उसको अपनी गाड़ी के लिए परफेक्ट फिट नहीं मिल रहा होता। वो साइज 16 को लेने का डिसाइड करता है कि तभी वो वहाँ आ जाता है और बोलता है कि उसके पास परफेक्ट साइज 15 उसके घर पे पड़ा हुआ है। इसको सुन के वेड को थोड़ा सा शक होता है और वो बोलता है कि वो बेल्ट अपने घर में क्यों रखता है। वो लोग बो के घर के तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में उनको वो वैक्स म्यूजियम की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो लोग बो के घर के अंदर पहुँचते हैं और वेड वॉशरूम यूज करने का डिसाइड करता है और कार्ली गाड़ी में ही वेट करती है। वो वेड को बोलता है कि वो चेंज करके आएगा, जिसके बाद वो अपना साइज 15 वाला गाड़ी का फैन बेल्ट भी लेकर आ जाएगा। वेड वॉशरूम को यूज करता है और उसको एक दरवाजा खुलते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसको चेक करने के लिए अंदर जाता है। कार्ली अब गाड़ी में वेट करते करते थक गई होती है और वो बाहर आ जाती है जब वो गाड़ी का टूटा हुआ हेडलाइट नोटिस करती है और उसको तुरंत रियलाइज होता है कि वो पिछले रात वाली गाड़ी है। वो जल्दी से गाड़ी का हॉर्न बजाती है वेड का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए और तुरंत ही कमरे का लाइट बंद हो जाता है और पूरा कमरा अचानक से अंधेरे में हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी उस पे विंसेंट अटैक कर देता है, जो बो का भाई है, और वो वेड को वैक्स वाले म्यूजियम के बेसमेंट के अंदर लेके जाता है जहाँ से वो काम करता है। वो वेड को पिघले हुए वैक्स से कवर कर देता है। कार्ली बो से बच के भागने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो उसको पेट्रोल पंप में लेके जाता है, बांध देता है और उसके मुंह को ग्लू करके बंद कर देता है। निक पेट्रोल पंप पे आता है जहाँ उसको वो मिलता है और वो उन दोनों के बीच में कुछ बात होती है। कार्ली जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो उसके फिंगर टिप को काट देता है, स्पेशली जब वो अपने भाई का ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है। कार्ली जबरदस्ती अपने मुंह को खोलती है और चिल्लाती है। निक को ये चीज सुनाई दे जाता है और वो बो के अटैक से किसी तरह से खुद को बचा पाता है, जिसके बाद वो कार्ली को वहाँ से छुड़ाता है। तब तक डाल्टन वैक्स म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहा होता है और विंसेंट के वर्कशॉप तक आता है जहाँ उसको वेड मिलता है वैक्स से ढका हुआ और वो हिल नहीं पा रहा होता। डाल्टन वेड को फ्री करने की कोशिश करता है, मगर विंसेंट उसको मार डालता है। उसके बाद निक और कार्ली को मालूम चलता है कि वैक्स वाले सारे जो स्कल्पचर्स हैं वो असल में बॉडीज हैं, जो वैक्स से कवर किए हुए होते हैं। जो विजिटर्स वहाँ आए हैं उनकी बॉडीज होती हैं वहाँ पे। कार्ली आगे न्यूज़पेपर क्लिपिंग को भी देखती है, जहाँ उसको मालूम चलता है कि बो और विंसेंट कंजॉइंट ट्विंस हुआ करते थे जब वो पैदा हुए थे, मगर उनके फादर ने उन दोनों को मेडिकली अलग करा था। सर्जरी की वजह से विंसेंट को बहुत बुरी तरह से डिसफिगरमेंट हो गई थी। बो और विंसेंट अपनी माँ के सपने को पूरा कर रहे होते हैं, जो होता है हाउस ऑफ वैक्स का। बो का मानना था कि वैक्स फिगर इतने ज्यादा भी असली नहीं लग रहे होते और उसने अपने भाई को कन्विंस करा था कि वो लोग विजिटर्स को मार के और भी ज्यादा रियलिस्टिक स्कल्पचर्स को बना सकेंगे। विंसेंट ब्लेक को मार डालता है और पेज वहाँ से भागती है, मगर विंसेंट उसको इम्पेल कर देता है। निक और कार्ली भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वैक्स म्यूजियम के अंदर जाके छिपते हैं, जहाँ उनको डाल्टन की वैक्स वाली बॉडी बेसमेंट में पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद सिनक्लेयर्स उन पे अटैक कर देते हैं और निक आग लगा देता है पूरे बिल्डिंग में, जो फैल जाती है। कार्ली बो को मार डालती है और विंसेंट ऊपर की तरफ भागता है कार्ली के पीछे। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि जो वो कर रहा है वो गलत है और उसके भाई ने उसको जो मैनिपुलेट करा है वो दिखाने की भी वो कोशिश करती है। कार्ली और निक विंसेंट को स्टैप कर देते हैं जब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगले दिन वहाँ पुलिस आती है और रिपोर्ट करती है कि वो जगह काफी सालों से खाली पड़ी हुई है। जब निक और कार्ली को हॉस्पिटल से लेके जाया जा रहा होता है तो वो लोग लेस्टर को क्रॉस करते हैं, जो सिनक्लेयर्स का शायद हो सकता है भाई हो। लेस्टर स्माइल करते हुए उनको बाय वेव करता है जब वो दोनों को एम्ब्रोज से बाहर लेके जाया जा रहा होता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।